अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हमारी जानिब से आपको यौम आज़ादी और जमहूरियत के तसलसल का नया हल्फ मुबारक हो। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अनवारुल हक काकड़ 2008 में काफ लीग के टिकट होल्डर, 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान, 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए, जबकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप के बानी रहनुमा हैं। निगरान वजीर आजम ने एक ऐसे वक्त में हल्फ उठाया है कि जब सियासी और मुआशी बेयकीनी अपने अरूज पर है। बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद तजब्जुब से दो चार, एक सियासी जमात पर पाबंदी और एक साबिक वजीर आजम अटक जेल में कैद हैं। गुज़िश्ता रोज फौज के सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने भरपूर अंदाज में एक बार फिर मुतनब्बे किया कि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मंफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। फौज में दरार डालने की मजमूम कोशिशें नाकाम होंगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आई अर्ज यू टू रिजेक्ट despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. This great country and the nation has withstood many such challenges during its creation and thereafter. ये खुशाइंद अमर है कि नौ मुंतखब निगरान वजीर आजम भी मौजूदा हालात के तनाजुम पर सेम पेज पर हैं और मुल्क के अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ ऐसा ही जज्बा रखते हैं। लोगों ने इमरान को बनाया, उनकी मैं मजम्मत करूंगा। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूँ। मैं इमरान को ही कंडेम कर रहा हूँ। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पे चढ़ दो। हम तो इमरान खान साहब से ये तस्वुर और ये उम्मीद रख रहे थे कि वो हमारी इंस्पिरेशन होंगे। इंस्पिरेशन नहीं है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन को तो रोकना पड़ेगा, हमारी नाचीज राय है। निगरान वजीर आजम के हवाले से पिछले कई हफ्तों के दौरान 1.5 दर्जन से जायद नाम जेर बहस आए। अनवारुल हक काकड़ का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने तजवीज किया। अनवारुल हक काकड़ का नाम इत्तेहाद में शामिल बहुत से सियासी रहनुमाओं के लिए बायस हैरत और बहुत से रहनुमा इस नाम की समरी पर दस्तखत होने तक ला इल्म थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि निगरान वजीर आजम के चुनाव से नून लीग और पीपल्स पार्टी का लेना देना ही नहीं है। में पीडीएम की जो 2-3 बड़ी पार्टी हैं, लगता है उनकी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। काकड़ साहब ना नून लीग की चॉइस है और काकड़ साहब ना पीपल्स पार्टी की चॉइस है। मगर खुशगवार हैरत यह है कि वजीर आजम और सदर पाकिस्तान समेत बशमूल तमाम सियासी जमातों ने अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक किया है, बतौर निगरान वजीर आजम एतमाद का इजहार किया है। ताहम सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मैंगल ने निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए लंदन एक शिकवा भेजा है। अख्तर मैंगल ने मियां साहब को अपने खत में मुखातिब करते हुए लिखा है कि हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। उन्होंने लिखा कि किसी भी अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर फैसले करना बदएतमादी ही को दवाम बख्शेगा। बड़े और छोटे सूबों के दरमियान नफरतों की मिट्टी से बनाए गए उन मीनारों की ऊंचाई और मजबूती में कमी की बजाय इजाफा ही हो सकता है। खत के इख्तिताम में सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि निगरान वजीर आजम के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई कि जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने आपके और हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। ये खत हमारी सियासत के इस तल्ख पहलू का अहाता है कि जिसमें माजी को फरामोश करना अक्सर बेशतर बार सियासी बका की मजबूरी बन जाता है। ये माजी करीब की बात है। ये शख्स उनकी हैचरी में पल कर बड़ा हुआ है और उनके कहने पर जो कुछ करता है पहले भी उनके कहने पे किया है। आज के हल्फ के बाद ही आप देखेंगे कि वो किस तरफ जा रहा है। कल तक मरियम नवाज को सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बाप पार्टी के वोट देने पर एतराज था। आज वो बाप पार्टी के बानी रहनुमा के हक में खड़ी हैं। बाप के अहकामात मानता है, फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए।
निगरान वजीर आजम की तैनाती के बाद निगरान काबीना की तश्कील अगला मरहला है। डॉक्टर हफीज शेख बतौर निगरान वजीर खजाना, चेयरमैन एप्टमा गोहर एजाज बतौर निगरान वजीर इंडस्ट्रीज, जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर खारजा, जबकि साबिक IG डॉक्टर शुएब शर्र निगरान वजीर दाखिला के नाम मोस्ट फेवरेट हैं। जबकि निगरान वजीर कानून के लिए एहसन भून, जुल्फिकार चीमा और सरफराज बुगटी भी मुमकिना तौर पर निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। निगरान वजीर आजम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बरवक्त और शफाफ इंतखाबात का इनकाद है। बात करते हैं, हमारे साथ ANP के प्रेसिडेंट एमल वली खान मौजूद हैं। एमल, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आपको भी इस हवाले से शायद रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद हैं, क्यों कर आपको रिजर्वेशंस हैं? गिला है या निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर आपको जो एतमाद है वो नहीं हो रहा, क्या बात है? थैंक यू मेहर दीदी। देखें, मैं जिस तरह सबके मन में जो बात है उसकी रहनुमाई मैंने की। बेसिकली हमें काकड़ साहब से कोई मसला नहीं, ही इज अ वेरी फाइन पर्सन, मैं मानता हूँ, एंड ठीक है इंटरम गवर्नमेंट है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को जिस तरह ये कराया गया, मेरे ख्याल में वो ऐसे एक मजाकिया सा बन गया है। और मैंने वही बात की है कि कम से कम देखें, पहले तो ये पैगाम नहीं देना चाहिए था कि हम बिल्कुल पॉलिटिकल, और मैं पॉलिटिकल इसीलिए कहूंगा कि एक सेटिंग सेनेटर है तो ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, तो हम एक पॉलिटिकल पर्सन और एक ऑब्वियसली उसका, अगर वो पॉलिटिकल है तो उसका एक माइंडसेट होगा, तो उसको हम एक दफा ले आए हैं, तो मतलब कि हमने जो उसके खिलाफ माइंडसेट वाले हैं उनके तो तकरीबन हमने रास्ते रोक लिए। तो बेहतर होता कि कोई ऐसा गैर सियासी बंदा आ जाता, वो भी मेरे, आपको पता है जिधर से आना था उधर से ही आ जाते, लेकिन अगर कोई गैर सियासी आ जाता तो कम से कम एक एतमाद होता अवाम का इस पूरे प्रोसेस पे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बोलने वाले हैं, हम बोल लेते हैं, और बाकी बेचारे बोलना चाह के भी नहीं बोलते, वो वेलकम करते हैं हर चीज को। तो मतलब कि सिर्फ यही वजह है, और मैं सबकी एक तर्जुमानी दिलों की मैंने की है कि बाप का जो फैसला है तो इसमें दो बातें वाज़ेह हो गई कि एक तो बाप जो है वो गैर सियासी है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नंबर 2, इधर अगर आप जिस उसमें भी हो, लेकिन अगर आप मंजूर नजर हो तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे एमल वली खान साहब बताइएगा कि उनके सियासी होने पे एतराफ़ का, लेकिन आपसे कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, बात से लग रहा है क्या वजीर आजम को आप पर एतमाद नहीं था, या फिर वजीर आजम खुद भी इस नाम से आगाह नहीं थे? जो मीटिंग हुई थी सब इत्तेहादियों की, उसमें किसी चीज की डिस्कशन हुए बगैर वजीर आजम को इख्तियार दे दिया गया था कि आप जो फैसला करना चाहते हैं वो आप कर लें, हम आपके फैसले के साथ हैं। मैं फिर भी ये कहूँ कि हम मजबूरन फैसले को, तो अगर कोई दिल किसी का खुश हो या ना हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी व्हिच इट इज नाउ। लेकिन जो बात मैंने की है, मेरा किसी से गिला नहीं है कि हमारे साथ मशवरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, मेरा ये हमारे किसी से अल्हम्दुलिल्लाह ये गिले नहीं है, हम सब हमारे सर मुझे अगर आप इजाजत दें, मशवरा आपसे तो हुआ नहीं, बहुत से लोगों से और भी नहीं हुआ, जमातों से ना, राजा रियाज साहब ने अपनी ऑपोजिशन जमातों सबसे किया, GDA को भी इल्म में नहीं लिया, फिर ये नाम था किसका? जिस अंदाज से काकड़ साहब का नाम सामने आ रहा है, आपको लगता है कि इलेक्शन भी बरवक्त हो पाएंगे? क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शंस पे भी सवाल उठाए हैं। ऑब्वियसली देखिए, मैंने तो जो बात की है इसी के साथ अगर मैं जोड़ूं, पुख्तनख्वा में देखिए काबीना खत्म हो गया है, लेकिन गवर्नर और वजीर आला को छोड़ दिया है। तो अब इस गवर्नर और इस वजीर आला के रहते हुए पुख्तनख्वा के इलेक्शंस के ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत बड़ा सवाल उठेगा। इसी तरह उधर भी अभी से उठना शुरू हो गया है। जहां तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में फरवरी तक होने चाहिए। इसके मजीद अगर बात होगा तो मुल्क में हालात खराब होंगे, आइन मजीद बुरहान पैदा होगा, इन्हीं बुरहान पैदा होगा और बहुत मसले होंगे उसमें फिर। तो मेरे ख्याल में जो आई एम स्टिल वंडरिंग कि आपको इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत पर अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर खदशा क्यों है? देखें, टू वेरी मच बी क्लियर एंड बोल्ड, जो हमारे पिछले जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर थे पुख्तनख्वा में, उस इतना नीट एंड क्लीन बंदा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन these caretaker prime ministers are nothing, उनके पास क्या इख्तियार है बेचारों के पास? जो मतलब इधर तो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास इतने इख्तियार नहीं होता, तो हम केयर टेकर, हाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर
कम से कम इतनी बात करे हर फोरम पे कि वक्त पे इलेक्शंस कराए जाएं। बाकी जो हैं, जो हमेशा इलेक्शंस को सबोटाज करते हैं, हम ये उम्मीद उनसे रखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सर, मगर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी रजामंदी से ये नाम कबूल किया है या मजबूरी से? फिर ये इसका जवाब मेरे ख्याल में मियां साहब दे दे तो बहुत अच्छा होगा। आप तो बड़े बोल्ड हैं सर। तो जिस चीज का मुझे पता नहीं तो मैं क्या जवाब दे सकूं। और बोल्डनेस का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई बात दिल पे रख के बदन में नहीं रखेंगे, मुंह पे ही होगी, लेकिन जिसका इल्म होगा वो बोलूंगा। अख्तर मेंगल साहब ने ये भी गिला किया कि मुस्लिम लीग नून जो है माजी से सबक नहीं सीखा। अपने खत में उन्होंने जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ और बाजवा साहब का भी जिक्र किया। आपकी भी मैं ट्वीट देख रही थी, आपने पार्लियामेंट की बेतौकीरी और मजाक उड़ाने वालों के हवाले से ट्वीट की कि दौरान कौमी असम्बली जो आपके 55 बिल मंजूर करने का क्या जवाज है, फिर इन बिल्स की आड़ में सूबाई खुद मुख्तारी पर भी हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आपने लिखा ये आइन शिकनी है और ये आइन शिकनी मुशर्रफ करे, न्याजी करे या शहबाज शरीफ करे, सब के लिए हमारा मुतालबा फिर एक ही होता है। वजाहत दी जाए कि कानून साजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका असर भी आप पर ही होगा। सो आई मीन, आपने तो अपने इत्तेहादी के ऊपर ही सवाल उठा दिया, उनकी इंडिपेंडेंस पे ही सवाल उठा दिया। ऑब्वियसली मैं एक इत्तेहादी होने के नाते ये मुझे कोई मजबूर नहीं करता कि मैं उनके हर कॉल और फेल को मानूं या वो जो करें वो मैं सपोर्ट करूं। हम इत्तेहादी थे, हम इस हद तक इत्तेहादी थे कि हमने इमरान की जो हुकूमत थी वो गिराने में हमने साथ दिया और शहबाज शरीफ साहब को हमने एतमाद का वोट दिया है। बाकी आपको पता है हमने हुकूमत में कोई हिस्सा सर, हम नहीं नवाला लिया। हम पल्ला आपने मुशर्रफ के साथ और न्याजी साहब सबके साथ ही शहबाज शरीफ को भी डाल दिया। वाज ही नॉट इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर? Whoever, I'm not talking about a dependent or independent prime minister. अगर मेरा सवाल तो यही है ना सर। नहीं, तो मैंने जहाँ पे जोड़ा है वो तो मैंने कहा है कि यार ये आइन शिकनी है, तो आइन शिकनी अगर कोई भी करेगा हमारे लिए फिर वो उसी बराबर होगा। और उन बिलों को मैंने मुखालिफत की है और बुनियादी तौर पे मुझे सूबाई खुद मुख्तारी के रोल बैक के हर कानून पे मैं खिलाफ हूँ और मैं उस किसी भी कानून की आड़ में ना मैं कोई सौदा कर सकता हूँ ना मैं सियासत बेच सकता हूँ। जो सूबाई खुद मुख्तारी मेरे अकाबरीन का जो नजरिया है उसका सौदा हो। तो जाहिर सी बात है उसमें आपको पता है उसमें जो हमारा हेरिटेज था वो बिल पास हुआ है, हमारा हेरिटेज को लेकर गए वफाक में, तो ये चीजें 18th अमेंडमेंट से कोइंसाइड कर रही थी और लिहाजा उसके हमने मुखालिफत की। और एमन वली खान, आप अख्तर मेंगल साहब से इत्तेफाक करते हैं कि सियासतदानों से बहरहाल कंसल्टेशन नहीं हुई जिससे डिस्ट्रस्ट बढ़ा है? ये मैं उंगली, हमारे पश्तो में कहते हैं कि अगर एक उंगली दूसरी की तरफ उठाओगे तो 3-4 उंगलियां अपनी तरफ पड़ती है। अख्तर मेंगल को सबसे पहले माजी से सबक सीखना चाहिए। इस तरह सबको, मुझे, जितने भी सियासतदान हैं, माजी हमें सिर्फ सबक सिखा सकता है और अगर वाहिद जगह जहां हम ये सबक सीख सकते हैं वो माजी है, तो हम सबको माजी से सबक सीखना चाहिए और हमें हमारे हर कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। तो हम हर जगह पे हमारा किरदार और रवैया एक ही होना चाहिए। और मैं अंसारी, मैं सरदार की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। आपको पता है कि नैप में हम और वो एक साथ थे और एक खानदानी एक वो है, लेकिन हम सब ने गलतियां की हैं और उन गलतियों के तनाजुर में आज जमहूरियत वेंटिलेटर पे है। आपने कहा 2018 से जमहूरियत और आइन वेंटिलेटर पे है, आज भी है? आज आप खुद बताएं, 90 दिन में इंतखाबात हो सकते हैं? आइन तो यही तकाजा करती है। वेंटिलेटर पे ही है सर? जी सर, जी सर, हमारा तो बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान से बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज हमेशा वेंटिलेटर पे होता है। और एमल वली खान साहब, लास्टली आपको बर वक्त इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं या ये जो केयर टेकर और ये वजीर आजम का चुनाव और फिर जो उनकी कैबिनेट के नाम सामने आ रहे हैं उससे तो आपको लग रहा है कि तवालत ही बख्शी जाएगी इस सेटअप को? बड़े नाम आ जाएं, बड़े नाम आ जाएं, इससे भी बड़े आ जाएं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इलेक्शन फरवरी में होंगे, बर वक्त होंगे और पाकिस्तान का वाहिद हल ही होगी। बर वक्त तो ना हो अगर फरवरी में होंगे सर। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। इमल वली खान हमारे साथ मौजूद है। आप गुफ्तगू सुनी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कि एक सरे आईना सेटअप सामने है, एक पसे आईना सेटअप है। वक्फे के बाद बात करेंगे राना तनवीर साहब से, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से। वापस आने का शुक्रिया। खबर मौसूल हो रही है कि सिंध के निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर कंसेंसस हो गया है, लेकिन नाज़रीन सियासत का सरे आईना ये निगरान सेटअप है कि जो सियासत को दरपेश तमाम बड़े चैलेंजेस से निमटने की एक उम्मीद दे रहा है, चाहे वफाक में हो या सूबों में हो। मगर पसे आईना कुछ तल्ख तजर्बात भी हैं कि जिन्हें एक बार फिर हम माजी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम आज़ादी मनाने के लिए रैली निकाली गई। रात गए इस्लामाबाद पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दिफा 144 नाफिज हुई। मुबैना तौर पर अहकामात जारी हुए, एक ये कि कोई सियासी जमात रैली नहीं निकाल सकेगी और दूसरी कि किसी भी फर्द को पार्टी का झंडा दिखाने की इजाजत नहीं होगी। ये ऑर्डर पहले पंजाब निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और फिर लाहौर पुलिस के सरबराह से मंसूब किया गया। ये हदायत पुलिस के रैंक एंड फाइल तक पहुंचाई गई कि पुलिस एहलकारों ने ये इंकशाफ तक किया कि पार्टी के झंडे आवेजा करने पर पाबंदी सिर्फ कारों, बाइक्स और नकलो हमल के दीगर तरीकों तक महदूद नहीं, बल्कि किसी भी रिहायशगाह की छतों पर भी जमात का झंडा ममनुआ करार दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से वीडियो शेयर की गई कि जिसमें पुलिस ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर एक कार को पीटीआई का झंडा उठाने पर रोका। ऐसे ही कैंटोनमेंट डिवीजन में भी पुलिस ने पीटीआई के झंडे फरोख्त करने पर दुकानदारों को भी जेरे हिरासत लिया। बेशुमार वीडियोज हैं कि जिनमें पुलिस की जानिब से कारकुनान को हिरासत में हता के जबरदस्ती मार धाड़ करते हुए भी देखा गया। अब से कुछ देर कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जश्न आजादी पर रास्ता रोकने के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के 26 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में 12 जबकि थाना अपारा ने 14 पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया था। अगर अदालत में होने वाली ये समाअत दुरुस्त है तो पुलिस की जानिब से तहरीरी जवाब किसके हुक्म की झूठी गवाही है, क्योंकि आईजी पंजाब और वफाकी सेक्रेटरी इतलात ने यौम आजादी के मौके पर पार्टी परचमों की नुमाइश के खिलाफ अहकामात जारी करने की तरदीद की है। पंजाब पुलिस का तहरीरी जवाब में यह कहना है कि पुलिस को फकत मुल्क का अमन अमान खराब करने वाले शरपसंदों को रोकने की हदायत थी। एक सियासी जमात का झंडा मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। सियासत का ये नया तारुफ निगरान वजीर आजम के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज है। गो के इस चैलेंज का अहाता साबिक वजीर कानून कुछ यूं कर रहे हैं कि घर में एक शख्स पागल हो जाए तो थानेदार को तो बुलाना पड़ता है, और जब थानेदार आकर इसको काबू करेगा तो सूरत हाल तो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। इस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में निगरान वजीर आजम को कितना समझौता करना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जमात के सदर, सूबाई सदर समेत बेशतर खवातीन अब तक कैद जिंदान में हैं। यास्मीन राशिद 3.5 माह से, आलिया हमजा 4.25 माह, शानदाना गुलजार 1 हफ्ते कबल, तैयबा राजा, सनम जावेद, खतीजा शाह 83 दिनों से जेर हिरासत हैं। बताया ये जा रहा है कि तातीलात की वजह से कोई भी बेंच जमानतों की समाअत के लिए ज्यादा देर नहीं ठहरता। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हुकूमत बाज औकात प्रोसिक्यूटर्स के दस्तयाब ना होने के साथ मामलात में ताखीर करती है। तीसरी बड़ी वजह बताई जा रही है जो जमानतें पहले दायर की गई थीं उनमें से अक्सर अदालत में जेर इल्तवा रहीं, बुनियादी तौर पर इस इंतजार में कि सब बेल बेंच जो मामला तय करते हैं अगली तारीख को जज तहरीक इंसाफ के सदर और हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर मौजूद हैं। राना साहब, अब आप देख रहे हैं ना डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जल्द से जल्द हो वर्सेस बर वक्त हो, तो आइन तो नेगोशिएबल हो गया सर, तो मसला ये है कि जब ये जल्द से जल्द हर एक की तशरीह अपनी अपनी होगी, इस सिलसिले के अंदर 16 माह की हुकूमत में बताने को साबिक वजीर आजम साहब के पास सिर्फ ये दावा है कि मैं किसी की आंख का तारा हूं, तो बाकी सारे दादो शुमार को एक तरफ भी रख लें। आपको लगता है कि आप लोगों को इन रेट्रोस्पेक्ट ना हो ये 15-16 माह की हुकूमत लेनी चाहिए थी? देखिए ये इसमें मुख्तलिफ हमारी पार्टी में राय क्या है? मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला दुरुस्त फैसला था और जिस हालत में पाकिस्तान चला गया था, मेरा पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज है जो अपोजिशन में थी वो आगे बढ़ती और उसको संभालती, चाहे पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी देनी पड़ी, कोई भी नहीं चाहता। तो आप आज ये वसूख से कह रहे हैं कि आज आप पाकिस्तान को, आज 14 गज भी है, जमहूरी तौर पर ज्यादा तगड़ा और मजबूत छोड़ के जा रहे हैं जमहूरी रवैयों के हवाले से, पार्लिमानी रवैयों के हवाले से? उसमें तो मैं भी समझता हूं कि कोई नजली हुई है, ये हमारे 16 महीने से नहीं, ये मैं 85 से मैं दिख रहा हूं कि हार आने वाली जो असम्बली है 85 के बाद वो डिटोरिएशन उस पर आई है। आपको भी पता है, आपका भी मुशाहिदा है, आप भी इधर सारा में इन्वॉल्व रही हैं मीडिया के जरिए
तो तनज़ली तो हुई है, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट लेने का तल्लक है वो इससे इसका तल्लक नहीं जमहूरी रवैयों से या सारे, उसका ये था कि क्या पाकिस्तान को उस बहरान से निकालना है जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, या जहां हम पहुंच गए जहां हमें खतरात बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं, हमारे मामलात दिन ब दिन नीचे की तरफ रियासत के जा रहे हैं। तो वो मेरा हाल है जिस मकसद के लिए किया था, पॉलिटिकल कास्ट जरूर पे की है मैं, लेकिन वो जो हमारा एक टारगेट था वो शहबाज शरीफ साहब ने पूरा किया है कि सर उस टारगेट पे ही तो इतनी कयासराइयां हो रही हैं कि वो टारगेट जो है वो धुंधला सा गया है। सर ये सियासत का वो दौर है कि जिसमें हर साहिब इक्तदार जो है ऐसी नहज पर खड़ा है अनफॉर्चुनेटली कि जहां सियासत के दो मुख्तलिफ बात चैप्टर्स कोई भी नया तारुफ दे सकते हैं। वी कैन गो ईदर विच वे, सो दैट डजंट स्पीक वॉल्यूम्स फॉर योर परफॉर्मेंस, जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता था। सो एहले सियासत इस पुल सिरात पर चलने के लिए तैयार हैं जो अब सामने दिखाई दे रही है। सर देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इसके दो जो एस्पेक्ट हैं, एक तो आपने अभी जिक्र किया, एक पहले बात थी इस पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको तो वर्क कर लिया है, ये मैं आपको बिल्कुल वसूल से कह सकता हूँ कि उस पर हम डायरेक्शन पे सेट कर दिया पाकिस्तान को कि वो उस खतरे से निकल के हम बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है, ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है कि अब आने वाले दिनों में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या एक उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने वाली बात है, या एक स्मूथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता जाए, उसे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें जितनी तरमीम भी आई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, नाम तो उसका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैं वो फ्रैक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इसको लफ्ज बोलता हूँ फ्रैक्चर्ड है। वो एक अजीब किस्म की अरेंजमेंट हो गई है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं और मुख्तलिफ हवालों से बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स हैं। तो मेरा लिए ये चैलेंज तो हमें है, किसी वक्त इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर मैं आपको राना साहब, क्योंकि आप हमेशा बड़ी दो टोक बात करते हैं, मैं अगर आपको डॉन न्यूज का आज का एडिटोरियल पढ़ के सुना दूं, आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी ने इस बात को धुंधलापन छोड़ दिया है कि एक मजबूत जमहूरी कल्चर क्या होना चाहिए था। बार बार आने वाली फौजी हुकूमतों ने सियासी अमल को रोक दिया। दर हकीकत ये सियासी तंजीमों को आलूदा कर चुके हैं कि जो अब ज्यादातर गैर मुंतखब अनासिर के साथ मिली भगत करके इक्तदार पर कब्जा कर लेते हैं। फौज ने 3 दिहाइयों तक पाकिस्तान पर हुकूमत की और इसकी एक हालिया झलक पीटीआई की जेरे क़यादत हुकूमत का हाइब्रिड मॉडल था, जो इस तरह की तजर्बात की तरह शानदार तौर पर नाकाम रहा। इसकी जगह मुकम्मल हथियार डाल दिए गए और इज्तिमाई सियासी खला में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहाद कायम किया गया। ये एडिटोरियल्स बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड प्लस हैं आप लोग और उस खला को आपने मुकम्मल हथियार डालकर अपने 16 माह गुजारे हैं। सर नहीं एडिटोरियल ने, लेकिन एडिटोरियल ने जो लिखा है उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा विक्टिमाइज कर रहे थे इमरान खान, और हमने तो तामन का एक हाथ बढ़ाया था बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब ने, शहबाज साहब ने कि हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, एक चार्टर इकोनॉमी करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़े, जिस तरह भी आप इलेक्ट हो गए हैं, आगे हैं, बैठ गए हैं। लेकिन वहां से जो जवाब आया वो जिस तरह कुर्सियां फैला के हाथ ना मिलाना, चोर चोर और बहुत सारे मामला था, जिस तरह अंदर बाहर करते रहे, साहब को अरेस्ट करते रहे। तो कहने का मकसद है कि उनसे हमने सोचा कि किस तरह हम अदम एतमाद कर सकते हैं। लोगों से बात करते थे और MNA से, तो वो खुद तंग थे, वो कहते आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। और जब एस्टेब्लिशमेंट को भी उसने नाराज कर दिया, वो भी आपके सामने सारी फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, तो फिर उस काम को करने में आसानी होगी। जो हम कहते थे कि बैसाखियां अगर आज पीछे खींच ली जाएं तो ये खुद ब खुद चला जाएगा, उसकी सपोर्ट नहीं मिल रही थी एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हमें कोई सपोर्ट ऐसी नहीं मिली। हमने तो एक इकट्ठे होके सारे उसके विक्टिम थे और हमने आके एक आईनी तरीका अख्तियार किया और अदम एतमाद पे चले गए, और अदम एतमाद मेजॉरिटी नेशनल असेंबली के ने उसके खिलाफ वोट किया। तो मेरा आपको ये लगता है कि आपको कोई ऐसी गैर मामूली सपोर्ट नहीं मिली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? मैं समझता हूं उन्होंने सिर्फ उसको सपोर्ट उसकी अपनी वापस ली, हमें कोई खास सपोर्ट नहीं दी। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारे लोग जो थे आपके सामने हैं, ये उसके सारे के सारे। सर मुझे फिर जो ये आप लोगों ने धड़ाधड़ लेजिस्लेशन की है जो अवाम फ्रेंडली तो थी नहीं, वो एक स्पेसिफिक किस्म की सिक्योरिटी पैराडाइम के तनाजुर में सारी थी। आई नो 9 मई के बाद
चीज़ें यकसर तब्दील हो गई हैं हमारे मुल्क में, मगर डिबेट और मुबाहिसा तो फिर भी होना चाहिए था। मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट ने मफरूर करार दिया है। राना साहब, आप उनके पुराने दरीना दोस्त हैं, इसलिए अब उन्हें अदालत के सामने या तो हथियार डालना होंगे, अदालत को ये फैसला अब करने दिया जाएगा कि आया उन्हें जेल भेजा जाए सीधा, या फिर नजरबंदी में अपनी सजा भुगतने की इजाजत दे दी जाए अंडर हाउस अरेस्ट, एंड दैट विल बी अ वेरी लीनियंट व्यू। फिर सजा के खिलाफ उनकी अपीलों का सवाल भी है, और ये सवाल कि क्या उनकी नाअहली 5 साल तक महदूद है या नहीं। इन तमाम ऑब्स्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको वो इलेक्शन से पहले आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली वो आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आएंगे, बल्कि सितंबर का प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा तो मैं तो उसको देखता हूं। बाकी पहले तो सब बातें हैं, जो भी करते रहे, मैं करता रहूं या कोई और करता रहे, वो सब खबरें बनाने के लिए थी। लेकिन वो सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि वो सितंबर में अगले महीने आ रहे हैं, तो वो आएंगे। लेकिन जहां तक केसेस का तल्लक है, आपको पता है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो 5 साल में होगी, जो उसकी पूरी होगी है। बाकी कन्विक्शन है, वो कानून का सामना करेंगे, अदालतों में अपना केस लड़ेंगे। वो आके उनको जेल जाना पड़े, जहां से भी रिलीफ मिले, इंसाफ मिले, उसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे अदालतों का। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि ये सारा कुछ एक बेसलेस, अब ये सारा कुछ दो महीने में कैसे हो जाएगा, जब आप कहते हैं कि इलेक्शन भी टाइमली होने चाहिए। अब पैनामा फैसले के खिलाफ उनकी जो नाअहली की अपील है सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिटेल जजमेंट के बाद, अब वो भी मुमकिन नहीं है। अब या तो जस्टिस फायज ईसा अपनी अवामी तबसरे को आगे बढ़ाते हुए सर सुप्रीम कोर्ट के कवानीन को अपडेट करने के लिए एक फुल कोर्ट बना देंगे, इकट्ठा करेंगे, और फिर इसी तरह 184(3) के जो मुकदमात हैं उन पावर्स को भी असर रिविजिट किया जाएगा, अपील की जो क्लॉज है उसको भी देखा जाएगा, दूसरे दर्जे की समाअत की इजाजत होगी। दैट इज वन ऑप्शन, जस्टिस काजी पाजीसा फुल कोर्ट बना लें। दूसरा, वगरना आप देख रहे हैं कि आईनी तरमीम के जरिए ही इस शिक को आइन से बाहर करने के लिए अगली पार्लियामेंट को उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ये करे 2/3 अक्सरियत के साथ। एंड आई डोंट सी एनीबडी गेटिंग 2/3 मेजॉरिटी है, या तो सब इकट्ठे हो जाएं। ये तो बड़े वाजे तौर पे उनके कानूनी ऑब्स्टिकल्स हैं सर। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मुख्तलिफ वकला की मुख्तलिफ उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट हुई है, वो 5 साल की सजा डिस्क्वालिफिकेशन है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जब लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखें, ये रिटर्न किसी जगह पे भी नहीं है, कुछ एक फिक्स्ड टर्म नहीं है, तो लिहाजा आप क्यों नहीं पार्लियामेंट इसको लेजिस्लेट करती कि कितना टाइम पे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। वो उनकी ही कहने पे एक नंबर एक फिगर ले आए कि 5 साल होगी, तो 5 साल उनकी पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, वो एक कन्विक्शन है उनकी, जो एक केस में हुई है, आपको पता है वो कन्विक्टेड भी हैं, तो वो उसका वो सामना करेंगे। और उनकी अपील है, अपील में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि ये झूठे केस थे, तो उनको रिलीफ मिलेगा, तो उसको वो सामना करने को तैयार है। ये मत सोचें कि 2 महीने या 1 महीना या जो भी है, लेकिन उसका सामना करेंगे। लेकिन वो आएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। जो आप बात कर, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके बड़े भाई जो हैं अब आपके अगले वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने ये भी साथ दावा किया कि नवाज शरीफ साहब को आइंदा इलेक्शन लड़ने से रोकने में कोई ऐसी कानूनी रुकावट भी नहीं है। इसी मौके पर डार साहब ने भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली की मुद्दत 27 जुलाई को खत्म हो चुकी है और अब कोई तकनीकी रुकावट उन्हें इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकती। बट सर, ये मसला ये है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। पैनामा फैसले और कानून के दरमियान एक तसादुम है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है ताहयात, और आप लोगों ने एक कानून बनाया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है। सवालात ये होंगे कि क्या ये कानून फैसले को एक तरफ रख सकता है, और क्या माजी और बंद मुकदमात पर रेट्रोस्पेक्टिवली भी साबका तौर पर लागू हो सकता है? दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट द कोर्ट हैज टू आंसर टुडे। नहीं, मैं समझता हूँ जो शहबाज साहब कह रहे हैं और डार साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो 5 साल का एक टाइम था, लॉ में अमेंडमेंट होगी, वो लागू है हमारे ख्याल से, और वो बहुत सारे सीनियर वकला के हिसाब से उनकी इंटरप्रिटेशन जो है। तो मैं समझता हूँ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो 27 जुलाई को टाइम पूरा हो चुका है। बाकी रही जो आप बात करते हैं, मैं फिर वही दोहराऊंगा कि कन्विक्शन उनकी है, वो अपील है, पड़ी हुई है अपील, वो आएंगे और उसी से जगह से स्टार्ट होगा जहां वो छोड़ के गए थे, और वहां अपील सुनी जाएगी और जो अदालत फैसला करेगी हमें कबूल होगा। ठीक है। और आखिरी सवाल सर, ये आपको अगला इलेक्शन उस बल्ले का निशान नजर आ रहा है बैलेट बॉक्स पे?
بلّہ تو جس طرح وہ کھلواڑ کیا اس نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ، اور جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، میرا حال بلّہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کا نہیں سمجھتا کہ اب بھی گنجائش ہے کہ اس قسم کے جتھے کو اجازت دی جائے کہ وہ سیاست کے نام پہ ایسی کارروائی کر جائے جیسے پاکستان کے اداروں پہ یا ایسے معاملات ہو جائیں جیسے میں سمجھتا ہوں، مجھے تو میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، جیسے ہمارا ملک کا بہت نقصان ہو جائے، وہ پاکستان کمزوری کی طرف جائے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان، ان لوگوں نے کافی دیکھ لیا ہے اس کا معاملات، اس کے کارنامے. اب میرا حال اس چیپٹر کو تو کلوز ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، آپ نے گفتگو سنی. ان کا ماننا ہے کہ تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کو بہرحال اگلے الیکشن میں نہیں حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.